हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर्स की कि शेयर्स क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम बिज़नेस को रन करते हैं या कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को रन कराना होता है, तो आपको एक हैवी अमाउंट चाहिए होता है बिज़नेस को रन कराने के लिए, ठीक। ये जो हैवी अमाउंट, ये ह्यूज अमाउंट जो आपको चाहिए होता है, उसको हम एक टर्म में बोलते हैं कैपिटल चाहिए होती है। एक ज़्यादा पैसा, जिस पैसे से हम आप अपना सारा वर्क कर सके, अपने बिज़नेस को शुरू कर सके, अपना काम कर सके, उस पैसे को ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ह्यूज अमाउंट जो होता है, ठीक है। अब ये कैपिटल आता कैसे है? जो इकट्ठा पैसा है वो किसी के पास अपने आप तो होता नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है और हमने शुरू कर दिया। तो क्या होता है कि वो जितना हैवी अमाउंट चाहिए होता है ना, वो हैवी अमाउंट को हमें कहीं न कहीं से लेना पड़ता है। सिर्फ़ अकेले से नहीं हो पाता है, ठीक? ये जो हैवी अमाउंट हम जब इकट्ठा करते हैं ना, तो किसने कितना दिया है या किसका कितना प्रोपोर्शन है, वो ही हमको पता चलता है किससे? शेयर से। तो शेयर्स का हिंदी मीनिंग अगर देखें तो क्या है? शेयर्स मतलब हिस्सा। मेरा शेयर कितना है? मेरा हिस्सा कितना है? तो जो कैपिटल इकट्ठा हुई है ना, इस जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है, इसमें किसने कितना दिया है, वो जिस चीज़ से पता चलता है वो कहलाता है शेयर। मतलब शेयर्स आपको बताता है कि किसने कितना प्रोपोर्शन दिया है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है, अगर उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो जो ये स्मॉल पार्ट्स होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। मतलब कि एक कंपनी को अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए चाहिए है या 200 करोड़ चाहिए, मान लीजिए 200 करोड़ कैपिटल चाहिए, तो अब 200 करोड़ कैपिटल को उसे इकट्ठा करना है। वो इकट्ठा कहाँ से करे ये पैसा? तो वो क्या करते हैं, एक साथ किसी से माँगेंगे कि 200 करोड़ दे दीजिए, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो वो उन्हें क्या करना है कि वो थोड़ा-थोड़ा सबसे माँगेंगे। मतलब पब्लिक कंपनी के केस में अगर बात करें, तो वो क्या करती है, पब्लिक से पैसा माँगती है। तो वो क्या करेगी, छोटा-छोटा अमाउंट सबको अलॉट करती है कि भई आप दे दो, इतना दे दो, आप इतना दे दो, आप इतना दे दो, आप इतना दे दो। तो कैसे उसको करने के लिए क्या करती है, एक शेयर इश्यू करती है, स्मॉल पार्ट्स कैपिटल का करती है। मतलब अगर हमको चाहिए, तो हमने मान लीजिए कह दिया कि 1 शेयर अगर आप खरीदते हैं तो हमें ₹1000 देना पड़ेगा, है ना? मतलब 1 शेयर जिसके पास भी है उसने कितना रुपया दिया है, ₹1000 दी है। इसी तरह अगर 2 शेयर आपने खरीद लिए तो 2000 आपने दिए। तो आप मेरी कंपनी के 10 शेयर खरीदिए, 50 शेयर खरीदिए, जितने भी शेयर खरीदिए उतने नंबर ऑफ अमाउंट्स हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हिस्से पता चल जाते हैं कि किसने कितना खरीदा है। तो शेयर हुआ क्या? शेयर बेसिकली पूरे कैपिटल का जो पूरा अमाउंट है, जो ज़्यादा ह्यूज के अमाउंट है जो आपकी कंपनी में चाहिए है, उसको अगर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो हर एक पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? शेयर। वो सबसे क्या होती है? शेयर क्या हो गया? सबसे स्मॉल यूनिट हो गई आपकी कैपिटल की, है ना? तो किसी भी कंपनी की कैपिटल की जो सबसे स्मॉल यूनिट है, सबसे छोटी वैल्यू, मतलब कहते हैं ना, जिससे आपको एक का पता चल जाए, वो हमारी क्या होती है? शेयर। तो कई शेयर्स की वजह से ही आपकी कैपिटल इकट्ठा होती है। जब शेयर से पैसे आते हैं तो आपकी कैपिटल इकट्ठा होती है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, मतलब आईसीएआई ने क्या कहा कि शेयर क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि कंपनी की कैपिटल को अगर हम कुछ छोटे-छोटे इंडिविजिबल यूनिट्स में, मतलब इंडिविजिबल यूनिट्स मतलब अब जिस यूनिट्स को हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, उसको अनब्रेकेबल है। तो अगर छोटे-छोटे इंडिविजिबल यूनिट्स में उसको हम डिवाइड कर देते हैं, बाँट देते हैं, मतलब 5-6 ऐसे करके अलग-अलग यूनिट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं और हर एक यूनिट की एक फिक्स्ड अमाउंट रख देते हैं कि ये यूनिट इतने अमाउंट का है। तो वो जो यूनिट है ना, वही क्या कहलाती है? शेयर कहलाती है। क्लियर है? तो आईसीआई कहती है कि किसी भी कंपनी की कैपिटल को आप छोटे-छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दीजिए और जो यूनिट की वैल्यू आप फिक्स करते हैं ना, उस यूनिट को ही हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं, ठीक है? अब शेयर क्या होता है ये तो क्लियर हो गया, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पूरी कैपिटल जिससे इकट्ठा होती है। 10 शेयर है, 10 शेयर से मिला के अगर 1000 आया, तो वो हमारा क्या हो गया? 1000 की कैपिटल हो गई और कितनी यूनिट से आई? 10 यूनिट से आई। तो ये जो यूनिट हुई हमारी शेयर हुई। किसी को कितना पैसा मिलेगा वो ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने शेयर्स ले रखे हैं, कितनी यूनिट आपके पास है, ठीक है? तो शेयर्स बेसिकली हिस्से, ओनरशिप को बताता है कि आप कितने के ओनर हैं, आपके पास कितने की हिस्सेदारी है। क्लियर है? तो अब एक चीज़ और बताते हैं कि वैल्यू की बात की गई कि हर एक यूनिट की अपनी वैल्यू होती है, मतलब हर एक शेयर्स की वैल्यू होती है। ये वैल्यू कहाँ लिखी रहती है? ये शेयर सर्टिफिकेट में लिखी रहती है। तो शेयर सर्टिफिकेट में क्या होता है? हर शेयर्स की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि प्रिंट होती है, ठीक? ये जो प्रिंटेड वैल्यू है, जो शेयर सर्टिफिकेट में जो शेयर्स की वैल्यू दिख रही है ना, दैट इज़ कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर या पार वैल्यू ऑफ शेयर। नॉमिनल, पार, फेस वैल्यू सेम है। मतलब अगर बोला गया कि एक शेयर 10 रुपए के हैं, शेयर सर्टिफिकेट में लिखा है कि भई एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है। तो ये जो 10 रुपीज़ है ना, ये इसकी पार वैल्यू हो गई, ये इसकी फेस वैल्यू जो दिख रही है, सामने दिख रही है ना? नॉमिनल वैल्यू हो गई शेयर की। क्या हो गई आपकी? जो सामने दिख रही वैल्यू। एक शेयर 100 रुपए के हैं, तो 100 रुपए क्या है? ये इसकी पार वैल्यू है, फेस वैल्यू है। शेयर सर्टिफिकेट पे शेयर्स की जो वैल्यू प्रिंट होती है, दैट इज़ योर फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या
पार वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये समझिएगा कि क्या शेयर्स जो इशू होते हैं, मतलब जब हम, अब कंपनी को पैसे इकट्ठा करना है, तो कंपनी को पैसे इकट्ठा करने के लिए शेयर पब्लिक के पास लॉन्च करना होगा, इशू करना पड़ेगा कि भाई आप मेरे ये शेयर खरीद लो, ठीक है। अब एक शेयर की प्राइस मान लीजिए 100 रुपया लिखी गई है, जिसको हम कह रहे हैं फेस वैल्यू 100 रुपया लिखी गई है, तो क्या पब्लिक से ही हम 100 रुपये ही मांग सकते हैं? तो अब वहाँ पे कंडीशन क्या कहा है कि 100 से कम मांग सकते हैं, 100 से ज़्यादा मांग सकते हैं। तो वहाँ पे समझिएगा कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि भाई शेयर्स को कभी भी कम पे नहीं, 100 रुपये अगर है तो 100 रुपये से आप 90 रुपये में इशू नहीं कर सकते, 100 रुपये से ज़्यादा में कर सकते हैं, या 100 में करिए या 100 से ज़्यादा करिए, पार पे करिए या पार से ज़्यादा करिए, मतलब प्रीमियम पे करिए। लेकिन कभी भी डिस्काउंट, मतलब 100 रुपये से कम 90 रुपये में कहिए कि मेरा ये शेयर 90 रुपये में खरीद लीजिए, पब्लिक से कहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कंपनी के शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। अब वो क्या होता है वो एक अलग बात है, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली समझिएगा कि शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है, शेयर इश्यू किस पे होता है, मतलब पब्लिक उसे किस पे खरीदती है, पब्लिक के लिए कौन सी प्राइस ऑफर की जाती है कि अगर आपको हमारे शेयर खरीदने हैं तो इतना रुपया देना पड़ेगा, तो उतना रुपया आपको दे देंगे तो आपकी कैपिटल इकट्ठा हो जाएगी। तो वो जो रुपया है कितने पे वो ऑफर करती है पब्लिक को, दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस, है ना। तो अब ये जो इशू प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है, फेस वैल्यू से अलग भी हो सकता है ना। तो जिस प्राइस पे शेयर्स को मार्केट में लॉन्च किया जाता है, मार्केट में इशू किया जाता है, मार्केट में ऑफर किया जाता है कि पब्लिक इसको परचेज करे इस प्राइस पे, दैट प्राइस कॉल्ड है इशू प्राइस ऑफ शेयर। और ये इशू प्राइस कैसी हो सकती है, जो फेस वैल्यू है या तो उतनी रहेगी या उससे ज़्यादा रहेगी, उससे कम कभी भी नहीं रहेगी, ऐसा हमारा कंपनीज एक्ट 2013 कहता है। इज इट क्लियर? शेयर्स क्या होते हैं तो समझ में आ गया, पर शेयर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फीचर्स क्या होते हैं उसके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है शेयर्स की। तो सबसे पहली बात, शेयर क्या होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, टोटल शेयर कैपिटल जो कंपनी की होगी उसकी सबसे छोटी यूनिट को हम कहते हैं शेयर। मतलब एक शेयर, अब एक शेयर 100 का हो, 1000 का हो, जितने का भी हो, एक शेयर, अगर एक शेयर आप परचेज करेंगे तो आप मान लीजिए 1000 रुपये का एक शेयर है, तो अगर एक कम पर्सन एक शेयर परचेज करता है तो उसे 1000 देना है, अगर वो 2 करेगा तो 2000 देना है, 3 करेगा तो 3000 देना है, 10 करेगा तो 10 के हिसाब से आपको 1000 10,000 देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया, शेयर एक सबसे छोटी यूनिट हो गई आपकी कंपनी की, उसकी प्राइस क्या फिक्स है, दैट इज अ फेस वैल्यू, पर एक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। आपने 100 शेयर खरीदे, आपने 50 शेयर खरीदे, आपने 10 शेयर खरीदे, जितने भी नंबर ऑफ शेयर आपने परचेज किए मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू, इशू प्राइस, तो आपको पता चलता है कि इतना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया, इतना पैसा आपने कैपिटल के फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया इस कंपनी को। तो शेयर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई किसी भी कंपनी की, ठीक है। अच्छा, शेयर जो भी लोग खरीदते हैं ना वो कुछ राइट्स अवेल करते हैं। राइट्स मतलब कहते हैं ना, क्या राइट्स, आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपके पास पावर है। राइट्स बेसिकली पावर को डिनोट कर रहा है। तो शेयर कन्फर्स सर्टेन राइट्स टू इट्स होल्डर, जो भी जिन्होंने भी शेयर परचेज किया तो वो शेयर होल्डर बन गए, तो उन शेयर होल्डर्स के पास कुछ राइट्स होती है। राइट कैसी, कि अब आपके पास पावर है कि आप डिविडेंड रिसीव करोगे, आपके पास राइट है कि आप स्टैट्यूटरी बुक्स जो होती हैं, उनका एमओए और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी स्टैट्यूटरी बुक्स हैं, आप उनको इंस्पेक्ट कर सकते हो, उनको चेक कर सकते हो, उनको देख सकते हो। आपको जो भी मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की, उन सारी मीटिंग्स को अटेंड करने का राइट है। आपको वोट करने का राइट है कि ये फैसला लेना है, ये फैसला नहीं लेना है, ये चीज़ सही है, ये सही नहीं है, तो वोट करने का राइट। ऐसे बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं। तो शेयर अगर है तो शेयर के पास कुछ राइट्स हैं, तो जो भी उस शेयर को होल्ड करेगा वो शेयर होल्डर बन जाएगा, तो वो राइट किसको मिल जाएंगे, शेयर होल्डर को मिल जाएंगे। तो हर शेयर के पास कुछ राइट्स होता है, ठीक है। तो शेयर कन्फर्स अ राइट, ये एक इसका फीचर हो गया। इसके अलावा शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब शेयर होल्डर्स की मूव करती है, जैसे होता है ना कि कार हो गया, है ना। तो कार क्या हो गया, फर्नीचर्स हो गए हैं, ये सब क्या होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक के पास से दूसरे के पास जा सकते हैं। तो इसी तरह शेयर्स भी क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए एक प्रॉपर्टी है। भाई मैंने शेयर परचेज किया तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई। अब ये शेयर मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इस कंपनी को इतने पैसे दिए हैं और ये मुझे मिला है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। पर ये प्रॉपर्टी कैसी है, मूवेबल है। ये प्रॉपर्टी अगर हम चाहें तो किसी को, ये यहाँ मेरे पास से किसी और के पास भी जा सकती है, मूव कर सकती है। तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, हर शेयर के पास अपना एक आइडेंटिफाइड नंबर होता है, डिस्टिंक्ट नंबर होता है, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। हर शेयर के पास उनका अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे वो आइडेंटिफाई होता है। वो नंबर अलग अलग होता है, हर शेयर के लिए अलग होता है, एक्सेप्ट दो शेयर जो कि बेनिफिशियरी होल्डर के नाम पे बुक्स में रिकॉर्डेड है। मतलब डिपोजिटरीज जो बुक्स हैं उनमें जो है
वो बेनिफिशियल होल्डर के नाम से रिकॉर्डेड है, मतलब एज अ शेयर होल्डर, एज अ मेंबर नहीं है वो, तो उनको डिस्टिंक्ट नंबर अलॉटेड नहीं होता। अदरवाइज सबको डिस्टिंक्ट नंबर अलॉटेड होता है। हर शेयर को एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट है जिससे उनको पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब ये नंबर मेंशन कहाँ होते हैं? शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन होते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि शेयर्स के लिए हम शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो शेयर सर्टिफिकेट में ही उन शेयर्स के नंबर मेंशन होते हैं। तो चूंकि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या हो गया? ये ट्रांसफरेबल है। मूवेबल चीज़ को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, आज मेरे पास है कल किसी और के पास जा सकती है। तो शेयर्स कैसे हैं? ट्रांसफ़रेबल है, मतलब अगर आपने शेयर खरीद लिया कंपनी के और अब आपको लगता है कि नहीं मुझे पैसा चाहिए है, मेरा पैसा तो इस कंपनी में लग गया, अब मुझे मेरे पास तो शेयर है, मैं कैसे खरीदूँ? अब जैसे अगर मेरे पास कार है या कोई भी ऐसा चीज़ है, मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको आपको लगता है कि मुझे सेल करके पैसे कमाने हैं, तो येस आप शेयर्स को भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है? ट्रांसफ़रेबल है, ये मूवेबल है। आपके पास से किसी और के पास जा सकता है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपके पास शेयर है, आप वो शेयर किसी और को बेच दो। तो ये ट्रांसफरेबल है, इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पर याद रखिएगा, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं। जैसे कहते हैं हम 3.5 शेयर सेल कर रहे हैं, हम 4.5 शेयर सेल कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है ना? फ्रैक्शन में सेल नहीं होगा, 10 करिए, 5 करिए, 6 करिए, जो भी है। तो वो जो भी लॉट अगर है तो लॉट में शेयर सेल करिए, लेकिन मतलब आप फ्रैक्शन में सेल नहीं कर सकते, इसको पॉइंट्स में सेल नहीं होता शेयर, ठीक है? वो एक मतलब होल यूनिट होती है शेयर्स की। दूसरा इसका नेक्स्ट फीचर क्या है? शेयर्स को सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर गुड्स की तरह ट्रीट किया गया। मतलब जैसे कहते हैं ना, शेयर क्या है? शेयर एक पेपर है, नहीं, शेयर एक गुड की तरह ट्रीट किया गया। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड को सोल्ड करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए, किसी गुड्स को सेल करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेम शेयर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि शेयर को गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि वो क्या है? वो गुड्स है। तो जो गुड्स को सेल करने के रूल्स एंड रेगुलेशन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, वही रूल एंड रेगुलेशंस शेयर्स को भी सेल करने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है? अच्छा, शेयर्स क्या है? एक यूनिट ऑफ ओनरशिप है, क्योंकि शेयर्स क्या बताता है? अगर आपके पास है तो आप, ये टाइटल है, मतलब कि हाँ, आप ये इतना ओन्ड करके बैठो, आपकी इतनी हिस्सेदारी है, आप इतने के हिस्से के मालिक हो, है ना? तो शेयर्स क्या है? टाइटल ऑफ ओनरशिप को डिनोट करता है। शेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो टाइटल ऑफ ओनरशिप को डिनोट कर रही है कि ये आप इसके इतने के मालिक हो। ठीक है? अच्छा, ये जो होता है बेसिकली क्या है? कंपनीज़ की पूरी कैपिटल का एक इक्वल प्रोपोर्शन होता है। अब जैसे कंपनी को जितने भी पैसे चाहिए, मान लीजिए 1 लाख शेयर चाहिए, तो कंपनी 1 लाख शेयर के लिए 1 लाख कैपिटल के लिए कितने शेयर इश्यू करना चाहिए? 10,000। तो इक्वली वो डिवाइड करती है ना कि 10,000 है, तो 10,000 से हमारा क्या हो जाएगा? 1 लाख कैपिटल इकट्ठा हो जाएगी। तो हर एक शेयर की वैल्यू फिक्स कर देगी और उस हिसाब से वो इकट्ठा कर लेगी। तो क्या होता है कि ये मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। पूरी कैपिटल को शेयर्स का मतलब क्या हो गया? इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करना, ठीक है? फिर इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फीचर की, तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो कि दिख रही हो आपको। शेयर है आपके पास, तो शेयर आपको दिख नहीं रहे, विज़िबल फॉर्म में नहीं है। ये या तो डीमैट फॉर्म में होते हैं, मतलब ऑनलाइन चीज़ें हो रही है, डीमैटिलाइज़ अकाउंट के थ्रू हो रहा है, तो आपके अकाउंट में इतने का शेयर क्रेडिट है। पर शेयर कुछ देखना चाहें आप, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। वो एक शेयर सर्टिफिकेट है। अब शेयर सर्टिफिकेट आपने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, वो सब मेंशन होगा, इस नंबर का शेयर, इस नंबर का शेयर, इस नंबर का शेयर, तो वो शेयर सर्टिफिकेट है। पर अगर हम बात करें शेयर्स की, तो कोई शेयर ऐसा कुछ दिखने वाली चीज़ नहीं है आपके सामने, ठीक है? वो कोई विजिबल फॉर्म में नहीं रहता है। तो ये चीज़ें क्या हो गई? आपकी फीचर्स हो गई शेयर्स की। टाइप ऑफ शेयर्स की, तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर देखिए तो शेयर्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है हमारा इक्विटी शेयर, जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। अब शेयर क्या होता है वो हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर 2 तरह के शेयर होते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो जब प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो उसके नाम से समझ में आता है प्रेफरेंस मिलना, मतलब प्रायोरिटी मिलना। तो ऐसे शेयर्स जिनको प्रायोरिटी मिल रही है, ठीक है? अब प्रायोरिटी मतलब क्या, किस चीज़ में प्रायोरिटी मिलेगी? वो जिन चीज़ों में प्रायोरिटी मिलती है उन्हीं से वो प्रेफरेंस शेयर्स बन जाते हैं, मतलब वही इनकी स्पेशलिटी है। तो कहा क्या गया कि सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होती है। प्रेफरेंशियल राइट मतलब प्रायोरिटीज़ होती है उनके पास। हाँ, मतलब कुछ भी होगा सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको मिलेगा। तो वो शेयर्स जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होती है वो प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। पर किन मैटर्स में प्रेफरेंशियल राइट होती है, किन मैटर्स में उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है? तो इन मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट और अमाउंट। तो डिविडेंड को जब पे करना हो, जब कंपनीज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे करती हैं, तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, आपने ऐसा शेयर परचेज कर रखा है जिसका नाम प्रेफरेंस शेयर है, तो आपके पास प्रायोरिटी का राइट है, आपके पास प्रेफरेंस का राइट है
कि सबसे पहले आपको दिया जाएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपको किया जाएगा, वो भी फिक्स्ड रेट से और अमाउंट फिक्स्ड। मतलब आपको या तो अमाउंट फिक्स किया गया या रेट फिक्स किया गया, पर आपको डिविडेंड मिलना फिक्स है, आपको मिलेगा ही डिविडेंड। ठीक है, दूसरा होता है रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनीज। तो अगर कंपनी कभी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रहा है, क्लोज हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी कैपिटल है उसमें सबसे पहले आपको रिपे कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो रही है, लॉस में और दिक्कत आ रही है, तो अगर आपका जितना भी कैपिटल है, आपने जो पैसा दिया था, वो पैसा पहले आपको वापस कर दिया जाएगा। तो 2 केस में आपके पास प्रेफ़रेंशियल राइट होते हैं, एक डिविडेंड पाने के केस में और दूसरा अपने कैपिटल का रीपेमेंट के केस में, मतलब अपने कैपिटल को जो आपने पे किया था उसको वापस पाने के केस में। तो ये 2 केस में प्रेफ़रेंशियल राइट जिन शेयर्स में होती है, उन्हीं को हम प्रेफ़रेंस शेयर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? तो सेक्शन 43 के हिसाब से प्रेफ़रेंस शेयर्स मतलब प्रायोरिटी राइट्स जो होती है, प्रेफ़रेंशियल राइट्स जो होती है, डिविडेंड और कैपिटल के मामले में जिनके पास होती है, उन्हीं शेयर्स को हम प्रेफ़रेंस शेयर्स कहते हैं। और जो पर्सन इस तरह के शेयर्स को होल्ड करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर। मतलब वो शेयर होल्डर, मतलब वो होल्डर्स या वो लोग जिन्होंने प्रेफ़रेंस शेयर्स को होल्ड करके रखा है, प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा, ये प्रेफ़रेंस शेयर्स जो होते हैं या जो प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है। मतलब वो कभी भी मीटिंग में वोट नहीं दे सकते हैं। वोट देने का क्या मतलब हुआ कि कभी कोई रेज़ोल्यूशन पास हो रहा है, कोई डिसीज़न लिया जा रहा है, तो वो ये नहीं कह सकते कि मतलब वो ये नहीं कह सकते कि हाँ, हम एग्री करते हैं या हम डिसएग्री करते हैं। मतलब उनकी कोई भी बात का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उनके वोट का कोई मतलब नहीं है। आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, उससे कोई लेना-देना नहीं है। तो उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। आपको आपका डिविडेंड दिया जाएगा, ये फिक्स है। बंद होने की कगार पे है कंपनी, बंद हो रही है, तो आपने जितना पैसा लगाया था वो पैसा पहले आपको वापस कर दिया जाएगा। बस ये राइट्स आपके पास हैं, तो दैट इज़ प्रेफ़रेंस शेयर्स, ठीक है? प्रेफ़रेंस शेयर्स क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कि अगर देखिए इक्विटी और प्रेफ़रेंस शेयर 2 होते हैं, तो अगर प्रेफ़रेंस शेयर की हम बात करें तो यहीं पे हम प्रेफ़रेंस शेयर के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि अगर ठीक है ये प्रेफ़रेंस शेयर्स हैं, प्रेफ़रेंशियल राइट्स हैं इनके पास, तो ये कितने तरीके के होते हैं? तो प्रेफ़रेंस शेयर्स जो होते हैं बेसिकली 8 टाइप्स के होते हैं। 8 टाइप्स का क्या मतलब हो गया कि एक हो गया हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफ़रेंस शेयर, तो दूसरा क्या हो गया नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफ़रेंस शेयर। इसी तरह नेक्स्ट हो गया पार्टिसिपेटिंग प्रेफ़रेंस शेयर, तो नेक्स्ट क्या हो गया नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफ़रेंस शेयर्स। फिर हो गया रिडीमेबल प्रेफ़रेंस शेयर्स, नेक्स्ट हो गया इररिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल प्रेफ़रेंस शेयर्स। फिर हो गया हमारा कन्वर्टिबल प्रेफ़रेंस शेयर एंड द लास्ट वन इज़ नॉन कन्वर्टिबल प्रेफ़रेंस शेयर्स। तो ये हमारे टाइप ऑफ प्रेफ़रेंस शेयर हो गए। तो पहले हम टाइप ऑफ प्रेफ़रेंस शेयर को समझ लेते हैं, फिर हम इक्विटी शेयर को समझेंगे। तो प्रेफ़रेंस और इक्विटी 2 ही तरह के शेयर होते हैं। प्रेफ़रेंस शेयर्स को हम समझ ले रहे हैं, उनके टाइप्स को समझ ले रहे हैं एंड देन हम इक्विटी शेयर्स को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? क्यूमुलेटिव प्रेफ़रेंस शेयर्स की, कि क्यूमुलेटिव प्रेफ़रेंस शेयर्स क्या होता है, ठीक है? जब बात देखिए क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेट करना है, एक्युमुलेट करना है, इकट्ठा करना है ना? तो क्यूमुलेटिव प्रेफ़रेंस शेयर का मतलब होता है कि ये वो शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास डिविडेंड का क्यूमुलेटिव राइट होता है, मतलब क्यूमुलेटिव डिविडेंड पे आउट उनको होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफ़िट नहीं हुआ, ये प्रॉफ़िट तो हुआ पर इनसफिशिएंट प्रॉफ़िट हुआ, प्रॉफ़िट उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी डिविडेंड नहीं बाँट पाती है। अब कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही है, तो आप तो प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर हैं, आपके पास तो राइट है कि आपको हर कीमत पे डिविडेंड मिलेगा, फ़िक्स्ड रेट से डिविडेंड आपको मिलना ही मिलना है। अब लेकिन कंपनी के पास प्रॉफ़िट ही नहीं है, तो वो डिविडेंड आपको कैसे बाँटेगी? तो उस केस में ये बोला गया कि अगर कंपनी के पास आज प्रॉफ़िट नहीं है और कल प्रॉफ़िट नेक्स्ट ईयर प्रॉफ़िट होता है, तो वो क्या करेगी आपके पिछले साल का भी जो डिविडेंड आपको मिलना चाहिए था, वो डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर देगी। मतलब नेक्स्ट ईयर वो उस साल का तो डिविडेंड देगी और प्रीवियस ईयर जिस ईयर उसने डिविडेंड नहीं बाँटा उसका जो भी अमाउंट होगा, वो भी अमाउंट आपको पे करेगी। तो एक्युमुलेट करके आपको मिलेगा। क्यूमुलेटिव आपके पास क्या हो गया जो भी प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो क्यूमुलेटिव डिविडेंड पे आउट का उनके पास राइट होता है, वो क्यूमुलेटिव डिविडेंड पे आउट उनको मिलता है। भले ही कंपनी को प्रॉफ़िट हो या उनके पास इनसफिशिएंट प्रॉफ़िट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कभी भी प्रॉफ़िट होगा, तो जितने साल भी उन्होंने नहीं दिया होगा, उसका टोटल करके वो आपको एक्युमुलेट करके आपको देंगे। इस मीन्स क्या कि डिविडेंड ऑन दीज़ शेयर्स एक्युमुलेट्स अनलेस इट इज़ पेड इन फुल। जब तक कि आपको जितना मिलना चाहिए था, उतना आपको नहीं मिलेगा, तब तक वो टोटल होते हुए आपको दिया जाएगा। ठीक है? क्यूमुलेटिव दिया जाएगा। पैसा नहीं था, कोई बात नहीं, जिस साल पैसा हुआ, उस साल आप मुझे उस साल का भी दीजिए और पिछले साल का भी दीजिए, जितने साल आपने नहीं दिया है। तो मतलब फुल पेमेंट आपको होगी आपके डिविडेंड की, क्योंकि आपके पास प्रेफ़रेंशियल राइट है डिविडेंड को पाने का। ठीक है?
अच्छा, एक और चीज़ कंपनीज़ एक्ट में मेंशन की गई, वो क्या मेंशन किया गया कि अगर किसी कंपनी के पास एरियर है, मतलब डिविडेंड उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था, पर उनके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, मतलब एरियर है, बचा हुआ डिविडेंड है जो कि शेयर होल्डर्स को देना है। तो ऐसी सिचुएशन में उन कंपनीज़ को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली अलग से ये दिखाना पड़ता है कि उनके पास कितने की क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, मतलब कितना का क्यूमुलेटिव डिविडेंड उनके पास है। मतलब वो प्रेफ़रेंस शेयर कई तरह के होते हैं, तो मान लीजिए कितने ऐसे प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने क्यूमुलेटिव प्रेफ़रेंस शेयर्स परचेज़ कर रखा है और उनको आपको ये डिविडेंड बाँटना ही बँटना, एरियर है आपके पास, इतना क्यूमुलेटिव डिविडेंड आपको देना ही देना है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसको सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात क्या बताई गई कि सपोज़ करिए कि कोई कंपनी है और उस कंपनी ने डिविडेंड जो है, मतलब उसको लॉस हो रहा था तो वो डिविडेंड नहीं बाँट पा रही थी, ठीक है? तो 2 साल, मतलब 2 साल तक उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आपको, 2 साल का एरियर पड़ा है आपके पास। तो ऐसी सिचुएशन में इन शेयर होल्डर्स को जिनका 2 साल से एरियर पड़ा है, 2 साल से उनको डिविडेंड नहीं मिला है, तो ऐसी सिचुएशन में इन शेयर होल्डर्स के पास राइट आ जाती है कि वो शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें वो वोट कर सकते हैं, उनके पास वोटिंग राइट मिल जाती है। वो शेयर होल्डर्स मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे वोट कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? तो बोला गया कि अगर क्यूमुलेटिव डिविडेंड था, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे और उनको 2 साल हो गया, मतलब कम कम से कम 2 साल तो होना चाहिए, 2 साल से कम का समय ना हो, ठीक है? 2 साल हो गया और फिर भी उनको पूरा डिविडेंड पे आउट नहीं किया गया है, पे नहीं किया गया है, तो ऐसे सिनेरियो में उनका अगर एरियर 2 साल से ज़्यादा का हो गया, 2 साल का हो गया, तो उनको जनरल मीटिंग को अटेंड करने का और उसमें वोट करने का, दोनों का पावर मिल जाता है। इज़ इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप हो गया नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो नाम से ही क्लियर है, नॉन क्यूमुलेटिव। अब यहाँ पे क्यूमुलेट होके, एक्युमुलेट होके आपको प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड नहीं मिलने वाला, आपको डिविडेंड एक्युमुलेट होके नहीं मिलेगा। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डिविडेंड एक्युमुलेट नहीं होगा, एरियर जो है, जो बकाया रहा आपका डिविडेंड, पिछले साल किसी साल भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को और उन्होंने आपको डिविडेंड नहीं दिया, तो नहीं दिया तो नहीं दिया, खत्म बात। जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, तो एरियर बकाया नहीं चलने वाला है, ठीक है? सो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, वो लॉस पे है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो ऐसे सिचुएशन में वो डिविडेंड पाने के हकदार नहीं होते उस साल के। जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल डिविडेंड मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है? एक्युमुलेट होके बढ़ता नहीं चला जाएगा, ठीक? ये हो गया नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो समझिएगा कि ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास फिक्स डिविडेंड पाने का तो राइट होता ही है, वो फिक्स डिविडेंड तो पाएँगे पाएँगे, पर साथ ही में अगर कोई प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, तो जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का पार्ट मिलता है, ठीक है? सरप्लस जो प्रॉफिट में डिविडेंड जो बँटना था वो अलग बात हो गई, पर सरप्लस जो है उसमें से भी उनको अगर कुछ मिल रहा है तो इनको भी मिलेगा, ठीक है? ये क्या करते हैं, इनके पास राइट होता है कि पार्टिसिपेट इन द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में जो भी सरप्लसेस हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करने का इनके पास राइट होता है, तो उसको पाने का हक इनके पास होता है, इसीलिए इनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, ठीक है? तो इसी सिमिलरली अगर हम बात करें तो अगर वाइंडिंग अप कंपनी की होती है, तो इनको क्या होता है कि इनके पास राइट होता है कि जो भी सरप्लस बचा है, वो उसमें से भी जो भी प्रीडिटरमाइंड होगा प्रोपोर्शन, मतलब पहले से जो डिसाइड प्रोपोर्शन होगा, उसके बेसिस पे उनको वहाँ से भी पैसा मिलेगा। मतलब समझिएगा इस बात का, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, वाइंडिंग ऑफ होता है कंपनी का, तो वाइंडिंग अप के केस में होता क्या है कि सबसे पहले कंपनी की सारी एसेट्स निकाली जाती है, उसमें से सारे लायबिलिटीज़ का पे ऑफ होता है कि भाई डिवेंचर्स कितने के थे, कितने का लोन था, कितने के क्रेडिटर्स हमारे पास है, सबको पे करिए। तो एसेट्स वगैरह सब कुछ मिला के सारा पैसा, जितना एसेट्स सेल वेल करके जितना पैसा कंपनी को रियलाइज़ होता है, उस पैसे में से पेमेंट शुरू होती है। जो भी लायबिलिटीज़ कंपनी की थी उसको सबको पे किया जाता है। अब सबको पे करने के बाद जो बचता है, उसमें से क्या होता है कि ये कैपिटल प्रेफरेंस होल्डर्स वगैरह का उनको पेमेंट किया जाता है, ठीक? अब अगर उसके बाद जो कुछ भी अगर कुछ बच गया, कुछ सबको बेच देने के बाद, सब कुछ पेमेंट करने के बाद भी अगर कुछ बचा है, तो जो बचा हुआ होता है ना, उस पे हक किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के बैठे हैं और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो बचा हुआ सरप्लस है, मतलब सब कुछ खत्म करने के बाद जो बचा हुआ है, उसमें से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद आपको भी मिलेगा। आपको भी उसमें से पे किया जाएगा। तो ये हो गया पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस, मतलब उनको दोनों तरफ से चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। तो नाम से ही क्लियर है कि ये जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो कोई प्री फिक्स डिविडेंड के पेमेंट के लिए, मतलब जो
उनका नॉर्मली एंटाइटल्ड है, वो इंटाइटल्ड है, मतलब वो पार्टिसिपेट प्रॉफिट में कहिए तो वो नहीं वो पा सकते, मतलब जो डिविडेंड का रेट फिक्स है उतना वो पाएंगे, वो डिविडेंड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो प्रेफरेंस शेयर है तो वो तो राइट है ही है। लेकिन जो सरप्लस में राइट था आपको, सरप्लस में आपको मिल जाता, वो सब आपको नहीं मिलेगा। मतलब वाइंड अप के केस में भी अगर सरप्लस बचा तो उसमें आपको मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा। आप नॉन पार्टिसिपेटिंग, आप पार्टिसिपेट नहीं करें, सरप्लस में पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो सिर्फ इक्विटी होल्डर्स का है। तो ये हो गया नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट होता है हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नाम से क्या समझ में आ रहा है, रिडीम हो सकता है। रिडीम का मतलब होता है पेमेंट करना, पे ऑफ होना। तो ये प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जहाँ पे जो इशुइंग कंपनी है जिसने शेयर इशू किया था, वो क्या करती है, इन शेयर्स को रीपे कर देती है, रीपेमेंट कर देती है। भाई आपने हमको कैपिटल दिया, इसके बदले हम आपको डिविडेंड बांटेंगे। लेकिन आज ही डिसाइड हो जाता है कि आपने जो मुझे कैपिटल दिया है वो हम 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद हम आपको वो पूरा का पूरा पैसा भी वापस कर देंगे। मतलब हर साल तो हम डिविडेंड आपको फिक्स अमाउंट से देंगे, फिक्स रेट से देंगे, पर 10 साल, मान लीजिए 10 साल का है, तो 10 साल बाद आपने जो पैसा दिया था, कैपिटल जो दिया था, वो भी हम आपको रीपे कर देंगे। दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? तो फिक्स रेट से और फिक्स डेट पे, मतलब डिसाइड होगा 7 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद कितने के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उतने साल के बाद आपको वो कैपिटल भी रीपे करनी पड़ जाती है। इज इट क्लियर? तो दैट इज योर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। अच्छा, ये जो रिडीमेबल है ना, ये रीपेमेंट करना हो गया शेयर्स को, उसी को कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। आप पढ़ेंगे कि शेयर्स के रिडेम्पशन के प्रोसेस है ना, कैसे रिडेम्पशन होता है, कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है। तो रिडेम्पशन का मतलब क्या हो गया, रिपेमेंट करना। तो प्रेफरेंस शेयर्स को जो रिपे किया जाता है उसी को कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, और उसको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 55 में डील किया गया है। सेक्शन 55 में उसके सारे रूल्स, प्रोविजंस, सारा ट्रीटमेंट वहाँ का बताया गया है कि कैसे रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स किया जाएगा, क्या उसके रूल्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाम से क्लियर हो गया, ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिनको उनकी कैपिटल रिपे नहीं की जाएगी। नॉन रिडीमेबल, रिडीमेबल नहीं है, रिपेबल नहीं है। ठीक है। तो शेयर्स आर रिपेबल ओनली एट अ वाइंडिंग अप, इट डज नॉट कैरी द अरेंजमेंट फॉर रिडम्पशंस। तो सिर्फ वाइंडिंग अप होगी, तो जब वाइंडिंग अप होता है तो सबको बटता पैसा, सबका खत्म किया जाता है, तो उस वक्त आपका भी खत्म किया जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, आपके पास राइट है इस चीज़ का कि भाई आपका कैपिटल रिपे हो, वाइंडिंग अप के केस में भी पहले आपको रिपे हो, तो वो तो आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला सिनेरियो नहीं रहेगा कि 10 साल, 8 साल या कुछ फिक्स टाइम के बाद आपने जितना पैसा लगाया वो भी आपको रिपे कर दिया जाए, तो वो वाला सीन नहीं रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको रिडीम नहीं किया जाता है। ठीक है। मतलब सिर्फ वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी खत्म होगी, बंद होगी, लिक्विडेट होगी, सिर्फ तभी रिपे किया जाएगा, अदरवाइज आपको रिपेमेंट नहीं किया जाएगा आपके कैपिटल का, जो भी पैसा आपने लगाया है। लेकिन यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 55 में बोला गया है कि कोई भी, मतलब जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, जो कंपनी शेयर इशू कर रही हैं, वो कंपनीज कभी भी इररिडीमेबल शेयर्स या नॉन रिडीमेबल शेयर्स इशू नहीं कर सकती हैं। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा। या ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब आप रिडीमेबल कह रहे हैं कि नॉन रिडीमेबल तो नहीं है मेरा प्रेफरेंस शेयर, मेरा प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, लेकिन 20 साल के बाद रिडीमेबल है, तो ऐसा भी आप इशू नहीं कर सकते हैं कि 20 ईयर्स के बाद आपका रिडीमेबल है प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये भी अलाउड नहीं है। मतलब होता है ना कि लोग दिमाग लगाते हैं, कंपनीज दिमाग लगाती हैं और ये कह रही हैं कि हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो इशू ही नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट कहता है कि कोई भी हमारे भारत में इरिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया जाता है। ऐसा कोई प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं किया जाता जिसका रिपेमेंट ना किया जाए, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है। क्योंकि तब तो आप ओनर बनने लगोगे ना, आप कहोगे कि भाई हम ओनर है, तो इक्विटी शेयर्स और आप में अंतर क्या हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओनर कहा जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनर नहीं होते, याद रखिएगा। ठीक है। कंपनी के ओनर की लिस्ट में वो नहीं आते हैं, तो वही चीज़ है। तो इसीलिए हमारे कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफिकली मना किया कि भाई आप इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने दिमाग लगाया और कहा कि मेरा प्रेफरेंस शेयर तो रिडीमेबल है, लेकिन 20 साल के बाद रिडीमेबल है, तो आप ऐसा भी इशू नहीं कर सकते हैं। अब 20 ईयर्स कब से देखा जाएगा, जिस दिन आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया उस दिन से 20 साल के बाद रिडीम्पशन की डेट आप अगर आप रख रहे हो, तो वो भी आपका इशू नहीं हो सकता है, इंडिया में अलाउड नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, एक्सेप्शन है, वो याद रखिएगा कि कंपनी ये जो 20 ईयर्स के बाद का रिडेम्पशन वाला प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए उन मतलब कंपनी उस वो भी ये याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस में जो भी मेंशन है कंपनीज एक्ट में, मतलब एज में बी स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट, जो भी मेंशन है, जिस तरह से मेंशन किया गया, बस उसी के अकॉर्डिंग वही लोग आप 20 साल के बाद का भी प्रेफरेंस शेयर
इशू कर सकते हैं। मतलब रिडीमेबल प्रेफ़रेंस शेयर 20 साल के बाद का इशू कर सकते हैं। पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए और जैसा स्पेसिफ़ाई किया गया कंपनीज़ एक्ट में वैसा होना चाहिए, तभी। ठीक है? तो अदरवाइज़ अलाउड नहीं है। क्लियर है? ये कंडीशन है जिससे एमसीक्यूज़ वगैरह भी फ्रेम होते हैं, तो वो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्टिबल प्रेफ़रेंस शेयर्स की। तो देखिए कन्वर्ट हो सकता है। अब प्रेफ़रेंस शेयर है, तो प्रेफ़रेंस शेयर किस में कन्वर्ट होगा? प्रेफ़रेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। तो ये वो शेयर्स होते हैं जिनके पास राइट होता है, अगर आप कन्वर्टिबल प्रेफ़रेंस शेयर खरीद रहे हैं, तो आप ऐसे शेयर होल्डर बनेंगे जिनके पास राइट होगा कि आप अपने प्रेफ़रेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकें अकॉर्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इश्यू। मतलब जब इश्यू किया गया आपको कन्वर्टिबल प्रेफ़रेंस शेयर, तो उसी वक़्त बोला गया कि आप जब भी चाहेंगे तो आपके शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और कैसे इश्यू किया जाएगा या कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो हर 3 प्रेफ़रेंस शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर दिया जाएगा या हर 4 के बदले 2 इक्विटी शेयर दिया जाएँगी। ऐसा मतलब जो भी कंडीशंस हैं वो सब मेंशन होगी वहाँ पे। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन मिलता है। कन्वर्टिबल प्रेफ़रेंस शेयर के पास कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नाम से क्लियर है कि ये वो प्रेफरेंस शेयर है जिनके पास ये राइट नहीं है। तो दीज प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इनके पास कन्वर्टेबल होने का जो कन्वर्टेबिलिटी का प्रेफरेंस है वो राइट नहीं है कि आप ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बनिए कि आप कन्वर्टेबल करा लीजिए, तो आप ये राइट नहीं अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आप कन्वर्ट नहीं करा सकते इक्विटी शेयर्स में। अब ये तो हो गए सारे टाइप्स किसके, प्रेफरेंस शेयर्स के। ठीक, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कहीं पे भी आप प्रेफ़रेंस शेयर पढ़ रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में, या अगर आप कहीं पे भी प्रेफ़रेंस शेयर मेंशन किया गया, सिर्फ़ प्रेफ़रेंस शेयर लिखा गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वाले प्रेफ़रेंस शेयर है? भई 8 तरह के प्रेफ़रेंस शेयर होते हैं, कौन से वाले प्रेफ़रेंस शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं, कैसे पता चलेगा? आप किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनी का आप उठाइए, तो वहाँ पे सिर्फ़ प्रेफ़रेंस शेयर्स मेंशन है। मेंशन नहीं रहेगा कि कौन से टाइप का सब्जेक्ट, क्योंकि वो स्पेसिफ़िकली उस तरह का शेयर इश्यू ना किए हों। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर मेंशन है, तो आपको क्या मानना है? तो बोला गया अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर के आगे कुछ भी लिखा नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि वो कैसे प्रेफरेंस शेयर है, नॉन क्यूमुलेटिव। मतलब उनको डिविडेंड उसी साल मिलेगा जिस साल प्रॉफिट होगा, एक्यूमुलेट होकर डिविडेंड नहीं मिलने वाला। नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, सिर्फ फिक्स रेट से डिविडेंड ही मिलेगा, सरप्लस में आपको कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। नॉन कन्वर्टेबल, आप वही वाले शेयर होल्डर बनोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर रह सकते हो, आप इक्विटी में कन्वर्ट करने का राइट नहीं पाओगे। और लास्ट रिडीमेबल नेचर, मतलब आपका प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा, रिपे होगा। तो अगर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर लिखा गया तो समझ जाइएगा कि ये नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन पार्टिसिपेटिव है, नॉन कन्वर्टेबल है और रिडीमेबल है। इज इट क्लियर? तो ये एक मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। ठीक, अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ शेयर्स जो हम कर रहे थे, जिसमें एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स क्या होते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की। ठीक है, इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर के लिए क्या बोला गया, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 43 में बोला गया इक्विटी शेयर वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। मतलब सारे शेयर्स जो भी कंपनी इशू कर रही है, अगर उनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, वो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो जो कुछ भी बचा वो सब के सब क्या कहलाएंगे, इक्विटी शेयर्स। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो शेयर्स प्रेफरेंशियल राइट्स को एंजॉय नहीं करते, जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है कि वो डिविडेंड पाएंगे, उनका कैपिटल रीपे हो जाएगा किसी भी केस में, तो वो इनके पास अगर ये प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, तो वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। वो सारे शेयर्स इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं या ऑर्डिनरी शेयर्स कहलाते हैं। क्लियर है? अब अगर इक्विटी शेयर होल्डर आप हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है डिविडेंड का, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। मिलेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी, तो फिर वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो डिविडेंड आपको मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू रिकमेंड किया जाता है, और ये हर साल इसका रेट अलग अलग हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है, एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड इस बात पे करता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अवेल किया है और कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा है। ठीक, मतलब समझिएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि उनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है? अगर नॉन क्यूमुलेटिव है, जो कि जनरली हमको मानना होगा नॉन क्यूमुलेटिव, तो ऐसे सिचुएशन में जिस साल प्रॉफिट हुआ, अगर 10% के आपका रेट चल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं 10% वाले, तो 10% के रेट से आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 7% का है प्रेफरेंस शेयर्स, तो 7% के रेट से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। आप क्वेश्चन में देखेंगे लिखा रहेगा 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, ये 8, 9, 7 जो भी लिखा रहता है ना आगे, दैट इज द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। इस रेट से आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर के केस में क्या बोला गया, कोई फिक्स्ड रेट नहीं है आपका, आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ने सोचा है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन रख के बाकी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है एज अ डिविडेंड, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। पर कितना मिलेगा ये प्रॉफिट पर डिपेंड करेगा और कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पर डिपेंड करेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है और कितने शेयर होल्डर कितना देना चाहती है। तो वो हमेशा अलग अलग रहेगा, वो कोई भी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड है, अमाउंट या रेट फिक्स्ड है, कितना तो मिलेगा ही मिलेगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं, दीज शेयर्स कैरिंग अ वोटिंग राइट्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये वोट कर सकते हैं, ठीक है। इनकी पसंद नापसंद, ये क्या चाह रहे हैं कंपनी में हो क्या ना हो, मतलब रेजोल्यूशन जो पास होता है कंपनीज में, उन सब में इनका पार्टिसिपेशन होता है। जितने भी शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होगी उनमें इनकी वोटिंग ली जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज एक्ट 2013 परमिट करता है कि डिफरेंशियल राइट्स के इक्विटी शेयर को इशू किया जाए। अब डिफरेंशियल राइट्स के इक्विटी शेयर जो इशू किया जाता है वो डिविडेंड के अमाउंट भी हो सकता है, वोटिंग के भी हो सकता है, या किसी भी चीज़ में हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अगर मैं कहूँ कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, ठीक है, डीवीआर इशू किया गया, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का क्या मतलब हो गया कि जो वोटिंग राइट्स सबको मिली है ना, तो आपके पास थोड़ी ज़्यादा पावर होगी वोटिंग राइट्स की। मतलब अगर एक शेयर होल्डर के पास एक वोट करने का पावर है, मतलब अगर उसने वोट किया तो उसका मतलब एक 1 हुआ। तो हो सकता है अगर आप डीवीआर खरीद के रखे हैं, तो आप ऐसा इक्विटी शेयर खरीदे हैं जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को कैरी करता है। तो इस सिचुएशन में हो सकता है जब आप वोट करेंगे, आप अकेले वोट करेंगे, पर आपका एक वोट 2 वोट में काउंट होगा या 3 वोट में काउंट होगा। मतलब आपके पास सुपीरियर होता है, आपके पास सुपीरियरिटी का राइट होता है, आपके पास फ्यू वोट ज़्यादा होते हैं, आप ज़्यादा वोट गेन कर सकते हैं, तो दैट इज़ डीवीआर। तो मतलब इसी तरह डिविडेंड के अमंग भी डिफरेंशियल राइट हो सकता है। तो डिफरेंशियल राइट का मतलब सुपीरियरिटी, थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना आपको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कंपनीज एक्ट 2030 ये भी परमिट करती है कि आप इक्विटी शेयर जब इशू कर रहे हैं तो एक नॉर्मली इक्विटी शेयर इशू करिए या डिफरेंशियल राइट्स के साथ इक्विटी शेयर इशू करें। आप वो भी कर सकते हैं, डिफरेंशियल राइट्स के साथ भी इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट इक्विटी शेयर्स। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि इक्विटी शेयर्स में भी तो डिविडेंड मिलता है, तो और नॉन क्यूमुलेटिव में भी तो डिविडेंड मिलता है। भाई जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर भी यही कहता है कि जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। लेकिन अंतर है, इक्विटी शेयर्स क्या कहता है कि भाई प्रॉफिट हुआ पर अगर कंपनी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही तो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कंपनी भले डिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहे, पर अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा उनको, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर प्रॉफिट हुआ है और कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना भी चाह रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कितना मिलेगा ये फिक्स्ड नहीं है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। पर नॉन क्यूमुलेटिव वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में वो रेट फिक्स्ड है, उनको उतना ही मिलेगा, ठीक। तो दैट इज ऑल अबाउट इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंसेस। तो ये टाइप्स होते हैं। अगर हम इनको शॉर्ट करके देखें तो आप एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए कि टाइप ऑफ शेयर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स 2 होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स में भी 4 मेन हो गए, कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिव या नॉन पार्टिसिपेटिव, रिडीमेबल या इरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव। क्लियर है? तो ये होते हैं जो कि 8 मेन है, अलग अलग करके इनको समझाएंगे तो आप। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।